हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप you are fine and doing good in your life. And today we'll start our new session. Today we'll see current affairs of 2025 and 2026 for upcoming examination. So in this session we'll see current affairs, right? All the current affairs around means in India and some current affairs from world also. So we'll start today's session. If we see current affairs, current affairs 2025, 2026, 2025 और 2026 के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन. एंड सो फर्स्ट विल सी फ्रॉम क्वालिटी. क्वालिटी क्वालिटी का करंट अफेयर्स, जो क्वालिटी का करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो देखेंगे. तो पहले हमारे को देखने को आता है प्रेसिडेंट रूल. प्रेसिडेंट रूल ये अभी करंट में कहाँ लगा था? मणिपुर में. मणिपुर मणिपुर में अराउंड 1 ईयर तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, राष्ट्रपति शासन. उसके बाद अभी जो है अब मतलब नया उसमें सीएम बन गए हैं. प्रेसिडेंट रूल हट गया है, लेकिन बहुत दिनों तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था मणिपुर में. अभी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं. अभी चीफ मिनिस्टर बन गए, सीएम सीएम ऑफ मणिपुर जो बन गए हैं, कौन है? यूम नाम यूमनाम खेमचंद. यूमनाम खेमचंद नया सीएम बन गए हैं, लेकिन इससे पहले बहुत दिनों तक जो मणिपुर है उसमें प्रेसिडेंट रूल लागू था. ठीक. तो इसीलिए करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने का पूरा पूरा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, आने का चांस है. ठीक, इसलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो हमें जानना है वो देखते हैं. इससे रिलेटेड आर्टिकल्स एंड क्या क्या इसमें प्रोविजन है वो जानना जरूरी हो जाता है. देखेंगे. फिर तो इतना पता रहना चाहिए कि इसमें नया सीएम बन गया है मणिपुर का, योमनाम खेमचंद. ठीक है, योमनाम खेमचंद. इतना हम लोग को मालूम हो गया है. तो हम लोग इसमें और इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे आर्टिकल, इससे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड आर्टिकल जो हमें जानना है वो देखते हैं. क्योंकि इसमें जैसे आर्टिकल 355 है. आर्टिकल 355, आर्टिकल अनुच्छेद 355. ठीक है, अनुच्छेद 355. इसमें क्या क्या हमें इसमें बोलता है? ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the constitution. ठीक है, तो ये मतलब इसमें बोलता है आर्टिकल 355. इसमें यहाँ पे ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन है. तो इसमें क्या ड्यूटी ऑफ द सेंटर, सेंटर का ड्यूटी रहता है. सेंटर ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, प्रोटेक्ट स्टेट. ठीक है, अगर वहाँ पे जो सीएम जो है स्टेट में गवर्नमेंट नहीं चला पा रहा है, उस केस में राष्ट्रपति का शासन होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है. तो यहाँ पे आर्टिकल 355 355 बोलता है कि ड्यूटी टू सेंटर, मतलब केंद्र केंद्र शासन का कर्तव्य है कि वो राज्य में उसमें क्या है, प्रोटेक्ट करे. तो प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट, मतलब जो प्रोटेक्ट स्टेट, राज्य को राज्य को प्रोटेक्ट करने का अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहरी से. ठीक है, मतलब बाहरी एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. अगर बाहरी बाह्य दूसरे राज्य से या खुद के राज्य में अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ द एवरी स्टेट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और तो जो संविधान के अनुसार उससे मतलब उस स्टेट में
लॉ को फॉलो कराता है उसमें। ठीक है, जो अगर सीएम उसमें स्टेट मतलब स्टेट का सीएम अगर गवर्नमेंट नहीं चला पा रहा है तो उसमें सेंटर का उसमें सेंटर का ड्यूटी होता है कि जो स्टेट में है वो सही से मतलब जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सब लॉज फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो यही आर्टिकल 355 ये बताता है, ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on accordance with the provisions of the constitution। मतलब ठीक है, संविधान के अनुसार वहाँ पे रूल फॉलो होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ड्यूटी होता है सेंटर का, आर्टिकल 355 बोलता है। ठीक, तो ये पहला आर्टिकल इसमें जानने का है। उसके बाद आर्टिकल जो है आर्टिकल हमारे पास 356 है। आर्टिकल 356 कि इसको भी मतलब ये भी प्रेसिडेंट रूल से जुड़ा हुआ है। इसमें बोलते हैं द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स इफ satisfied with or without the governor report that the state government कैन नॉट बी carried on in accordance with the provisions of the constitution। ठीक, द प्रेसिडेंट का इसमें क्या रोल है वो देखते हैं। प्रेसिडेंट आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इफ satisfied with or without the governor report। ठीक है, गवर्नर के बारे में बात होती है, गवर्नर की रिपोर्ट के बारे में इसमें बात होती है। दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट है वो गवर्नर के रिपोर्ट से सेटिस्फाई है विद और विदाउट, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए विद और विदाउट, मतलब गवर्नर का रिपोर्ट, जो गवर्नर है उसमें स्टेट में गवर्नर भी रहता है। ठीक, तो उसका रिपोर्ट पे सेटिस्फाई है वो मतलब तो that the state government cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution। ठीक है, मतलब जो गवर्नर है वो उसमें उसका रिपोर्ट मतलब है ना, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए राष्ट्रपति को, जो मतलब कि जो उस स्टेट में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सब जो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द हाँ, मतलब जो गवर्नर है गवर्नर के अकॉर्डिंग मतलब ये गवर्नर रिपोर्ट देता है, अगर नहीं भी देता है फिर भी मतलब स्टेट में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू संविधान, हाँ, तो वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट नहीं चल पा रहा है ऐसा रिपोर्ट बताएगा गवर्नर। ठीक है, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है फिर वो उसमें अपना मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाएगा, और इस टाइप से हम लोग आर्टिकल 356 देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे बात हो रही है, आर्टिकल 356। उसके बाद और भी इससे आर्टिकल है जो कि हमको जानना है, जैसे कि आर्टिकल आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 है 365। तो ये भी है, इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसमें स्टेट स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक, मतलब जो आर्टिकल 365 है वो बोलता है स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेस, simple majority in both houses must be approved by both houses within 2 months of such issuance। The proclamation of emergency is issued at a time when the Lok Sabha has been dissolved, or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation. The proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha, its reconstitution, provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। तो ये मतलब यहाँ पे है हम लोग ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो है 3 आर्टिकल्स थे हम लोग देख चुके हैं। पहला आर्टिकल के बारे में पहले देखते हैं। पहला आर्टिकल 355 है, सेंटर का यहाँ पे ड्यूटी होता है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, प्रोटेक्ट करे
एक्सटर्नल और इंटरनल बाहरी या आंतरिक मामलों में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रूल फॉलो हो, उसका यहाँ पे सेंटर का ड्यूटी होता है, ये बताता है आर्टिकल 355। इन आर्टिकल 356 बोलता है प्रेसिडेंट का मतलब कोई भी स्टेट में अगर मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो गवर्नर की रिपोर्ट के बिना या उसके नहीं है फिर भी मतलब इसमें जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे अपना शासन कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 365 है, वो भी मतलब प्रेसिडेंट रूल से है। उसमें बोलता है कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, मतलब अगर स्टेट जो है राज्य है वो मतलब फेल हो जा रहा है, मतलब सेंटर के डायरेक्शन में वहाँ पे फेल कर रहा है वो, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे रूल नहीं हो पा रहा है, तो आर्टिकल 365 में यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे 3 आर्टिकल जो है हमको जानना है। हम्म, कि 3 आर्टिकल्स थे इम्पोर्टेंट। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल से एस्पेक्ट और है, जैसे इसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ठीक है, जो पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे मिलता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब जो संसद है उससे भी अप्रूवल मिलना चाहिए ना। ठीक है, अगर उसमें प्रेसिडेंट रूल लागू करना है तो जो संसद है उससे भी अप्रूवल मिलना चाहिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट से मतलब जो संसद है उससे भी अप्रूव कैसे होगा वो देखना है। तो उसके लिए पहला पॉइंट है भाई ये सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। ठीक है, पहला क्या, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब क्या होता है इसमें, मतलब टोटल जो टोटल सीट होता है, टोटल सीट उसका हाफ, टोटल का सीट प्लस वन ऐसा होता है। और जितने सिंपल मेजोरिटी यही होता है, टोटल जो टोटल लोकसभा मतलब टोटल सीट होना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा में उसका आधा प्लस वन। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी होता है। तो ये दोनों हाउस में, ठीक है, मतलब लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी। ठीक है, मतलब अ, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर अपर हाउस एंड लोअर हाउस बोथ। ठीक है, मतलब ये लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, दोनों में सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस विद इन 2 मंथ ऑफ सच इशुएंस। ठीक है, 2 मंथ, 2 मंथ के 2 मंथ होना चाहिए, इसमें अप्रूव होना चाहिए 2 मंथ, बोथ हाउसेस में 2 मंथ में अप्रूव होना चाहिए इसकी इशुएंस के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द लोक सभा has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha take place during the period of 2 months without approving the proclamation. The proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after reconstitution provided the Rajya Sabha has in the meantime approved it। ठीक, तो यहाँ पे क्या कभी कभी लोकसभा उसी समय मतलब डिसकंटिन्यू होता है, मतलब लोकसभा डिजॉल्व हो गया, नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है। ठीक है, उसी समय अगर नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा डिजॉल्व होने वाला है, उसी समय अगर ऐसा केस हो गया तो जो 2 मंथ है उसमें 30 डेज प्रोक्लेमेशन सर्वाइव, 30 डेज, 30 डेज के लिए मतलब 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए और यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, सर्वाइव जो 2 मंथ का है ना वहाँ पे वो 3 मंथ, 1 मंथ और सर्वाइव कर लेगा। ठीक, 30 डेज का और सर्वाइव कर लेगा, तब तक मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना है। में एक महीना और लगेगा। फिर उसके इससे क्या है, इससे राज्यसभा जो राज्यसभा है वहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव हो जाना चाहिए, राज्यसभा से अप्रूव हो गया है लेकिन लोकसभा उसी समय डिजॉल्व हो गया है, नेक्स्ट इलेक्शन वाला है, नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है। तो जो उसका जो लोकसभा के मतलब फर्स्ट मीटिंग होने तक, फर्स्ट मीटिंग पे 30 दिन का यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, तब प्रेसिडेंट रूल मतलब उसको अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट संसद से अप्रूवल करने के लिए अगर ऐसा हो गया डिजॉल्व हो गया तो नया जो लोकसभा है उसको फॉर्म होने के कॉन्स्टिट्यूशन नया कॉन्स्टिट्यूट होने तक 30 दिन तक यहाँ पे उसको हम लोग वेट कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूव मिल गया तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। तो इस तरह से पार्लियामेंट का अप्रूवल के लिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट से भी अप्रूव होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल लागू होने में, कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल
लगाना है तो पार्लियामेंट का भी अप्रूवल चाहिए रहता है। तो उसके बाद इसका ड्यूरेशन, जो प्रेसिडेंट रूल है उसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ड्यूरेशन देख कितने दिन तक मतलब रहता है। तो यहाँ पे 6 मंथ है। हाउएवर इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ विद सिंपल मेजोरिटी। ठीक, तो ये बेसिकली 6 मंथ रहता है प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन 6 महीना के लिए रहता है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स तक एक्सटेंड हो जाता है, एक्सटेंड। ठीक है, लेकिन एवरी 6 मंथ में इसका अप्रूवल मिलना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से एवरी 6 मंथ में अप्रूवल होना चाहिए। ठीक, तो ये ड्यूरेशन 6 मंथ होता है, लेकिन वो एक्सटेंड हो सकता है 3 साल के लिए। लेकिन एवरी 6 मंथ में सिंपल मेजोरिटी से अप्रूवल भी होना चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है, संसद से अप्रूवल भी होना चाहिए। तो ये इसका उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट हुआ है, प्रेसिडेंट रूल से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो देखते हैं हम क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट, संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ पे 44th अमेंडमेंट हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th। बियॉन्ड 1 ईयर द प्रेसिडेंट रूल कैन एक्सटेंडेड बाई 6 मंथ ए टाइम ओनली द फॉलोइंग कंडीशन में। ठीक, इसका ये क्या बोलता है कि 1 साल से भी ज्यादा, बियॉन्ड बियॉन्ड 1 ईयर, कि 1 साल से भी ज्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 1 साल से भी ज्यादा, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ओनली द फॉलोइंग कंडीशन, ये ओनली, ये सब फॉलो, क्या क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन, ठीक, क्या क्या कंडीशन फॉलो करेगा जिससे कि हम लोग 6 महीना और एक्सटेंड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो देखते हैं। ठीक है, इफ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन इन होल इंडिया और अ पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी के केस, नेशनल इमरजेंसी अगर है, नेशनल इमरजेंसी के केस में, वो अगर मतलब अगर इंडिया में लगा है, भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा है, या जो भी स्टेट है इंडिया में, या जो भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग रहा है वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी है, उस केस में 6 महीना के लिए एक्सटेंड हो जाता है जो उसका। ठीक है, ड्यूरेशन, द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड दैट द इलेक्शन कैन नॉट हेल्ड ड्यू टू डिफिकल्टीज। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ICI, अगर वो मतलब वहाँ पे सर्टिफाई कर देता है, सर्टिफाई कि वहाँ पे मतलब इलेक्शन करना नहीं, पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है इलेक्शन, नया नया इलेक्शन कराना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट, न्यू इलेक्शन कराना वहाँ पे डिफिकल्ट है, न्यू इलेक्शन कराना अगर डिफिकल्ट है तो भी मतलब 6 महीना के लिए एक्सटेंड हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर वहाँ पे सर्टिफाई करती है कि इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड, मतलब difficult to carry out new election, then Election Commission of India also certify, and we can extend 6 month resident rule in particular state. Right. So these are the about 44th amendment related to president rule. Right. So and again we have some more constitutional, इसमें जुडिशल रिव्यू, इसमें जो मतलब कानून में क्या क्या इसमें हमारा लॉ है, जिससे कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो जुडिशल है, क्या क्या यहाँ पे कानून है जुडिशल, उसके 38th अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 38। द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन अंडर आर्टिकल 356 मेड हिम इम्यून फ्रॉम जुडिशल रिव्यू। द प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन अंडर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट satisfaction president satisfaction article article 356 made him immune made him immune from judicial
जुडिशियल रिव्यू। 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है प्रेसिडेंट सस्पेंशन अंडर आर्टिकल 356 मेड हिम इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे मतलब 38 अमेंडमेंट जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया था। प्रेसिडेंट सस्पेंशन अंडर आर्टिकल 356 मेड हिम इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। एंड 44th amendment भी है। 44th amendment, the above provision was deleted. Now the reason behind its implementation can be reviewed। क्योंकि 44th amendment बोलता है कि the above provision was deleted. Now the reason behind its implementation can be reviewed। उसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, उसका रिवोकेशन रिवोक हो जाता है। मे बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल। उसको रिवोक भी हो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट रूल हट जाता है। प्रेसिडेंट रूल हटाना है तो उसको हटा सकते हैं बाय मे बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, कभी भी मतलब प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है। 44th अमेंडमेंट है द अबव प्रोविजन वाज डिलीटेड। डिलीट किया जा सकता है जो डिलीटेड मतलब राष्ट्रपति शासन जो है उसको हम लोग हटा सकते हैं। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इम्प्लीमेंटेशन कैन बी रिव्यू। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं हम लोग 38 में 40th अमेंडमेंट में। तो और उसके या तो उसको हटा सकते हैं जो राष्ट्रपति शासन है वो मतलब कभी भी हटा सकते हैं। तो जब प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल, उसको जो संसद से अप्रूवल का वहाँ पे मंजूरी का रिक्वायर नहीं है। तो ये इस टाइप से हम लोग प्रेसिडेंट रूल को हम लोग देख चुके हैं। ऐसा अभी इसलिए क्योंकि मणिपुर में 1 साल से भी ज़्यादा मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लागू था। लेकिन अभी हम लोग देख चुके हैं कि वहाँ पे मतलब नया जो सीएम है वो बन गया है। ठीक, तो कौन है अभी यूं नाम यूनाम खाम खेमचंद। ठीक है, यूनाम खेमचंद। यूनाम खेमचंद जो है वहाँ पे मणिपुर में नया सीएम चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये अब मतलब अभी जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल हट गया है। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में जो चीज जानना था वो हम लोग समझ गए हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर बन के आता है पॉलिटी का। उसका जो ठीक है जो इमरजेंसी था। इमरजेंसी सबसे पहले इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। ठीक है, रेसिडेंट रूल होता है। ये सब मतलब जो इमरजेंसी जो है पहले 1975 में लगाया गया था तो वो 50 साल हो गया, 50 साल पूरा हो गया है। तो यहाँ पे 50 ईयर्स हो गए हैं। 50 ईयर्स ऑफ द 1975 1975 1975 इमरजेंसी। आपातकाल है ना, आपातकाल जो इमरजेंसी बोल रहा जा रहा है उसका 50 साल हो चुका है 1975 टू 2025। ठीक है, तो यहाँ पे 50 साल पूरा हो गया है जो इमरजेंसी लगाया गया था। तो कितने क्या क्या टाइप मतलब इमरजेंसी होता है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी देखते हैं। तो टाइप्स हैं इमरजेंसी के, 3 टाइप के होते हैं। जैसे एक नेशनल इमरजेंसी होता है, इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, प्रेसिडेंट रूल। और हमारे पास है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इससे जो आर्टिकल है उसका क्या क्या आर्टिकल है वो देखते हैं। आर्टिकल इसमें नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल है 352 है। आर्टिकल 350 बोलता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 356 बोलता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। और फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360। ठीक है, 360 आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बोलेगा। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में। नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 352 इस टाइप से यहाँ पे प्रोक्लेम बाय ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको करता है। नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, प्रेसिडेंट।
ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पे कैबिनेट का, यहाँ पे कैबिनेट का मतलब जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिकमेंड किया गया है कैबिनेट ने उसको, यहाँ पे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी भी लगाता है। ये भी प्रेसिडेंट ही लगाता है, प्रेसिडेंट नेशनल मतलब प्रेसिडेंट रूल प्रेसिडेंट ही कहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट अदरवाइज, ठीक है। तो ये गवर्नर का जो रिपोर्ट है, गवर्नर ऑफ स्टेट या अदरवाइज, और अदरवाइज अगर कोई और कुछ है, ठीक है, तो मतलब अगर उसमें हम्म, मतलब राज्यपाल है या उपराज्यपाल, ठीक है, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो उसका उसका रिपोर्ट, जो उसका रिपोर्ट के बेस पे प्रेसिडेंट रूल लगाता है। उसके बाद आर्टिकल जो 360 है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी प्रेसिडेंट ही लगाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 360 लगाता है। उसके बाद ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन, इसमें इसका जो नेशनल इमरजेंसी है वो कब लगाया जाता है, वार अगर था, उसमें कुछ मतलब वार चल रहा है और कोई लड़ाई है, अगर वार चल रहा है, वार या एक्सटर्नल अग्रेशन, ठीक है, अगर कुछ मतलब वहाँ पे एग्रेशन हो रहा है, भड़काऊ कुछ भी सही नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, आर्म्ड रिबिलियन, अर्लियर टर्म एज इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, मतलब अगर जो सेना है उसमें अगर विद्रोह हो रहा है तो उससे क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है। और उसके बाद मतलब वार हो रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, रिबेलियन, ठीक है, इंटरनल लगाया जाता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल 356, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, जो फेल हो रहा है, फेल मतलब फेल्स हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू स्टेट में, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं चला पा रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट रखता है। और थ्रेट टू बी, यहाँ पे जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, वो थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ स्टेट इंडिया में, इंडिया एंड इट्स स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, कहीं पे भी अगर क्रेडिट का इशू है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस है, वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। तो इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं, जैसे हम लोग तीन चीज देख रहे हैं, तो तीनों का नेशनल इमरजेंसी है वो अप्रूवल, उसका अप्रूवल देखते हैं, अप्रूवल कैसे होता है। अप्रूवल मस्ट बी, नेशनल इमरजेंसी के लिए मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी से मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में, 1 मंथ में यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी मतलब यहाँ पे टोटल सीट का हाफ प्लस वन, एंड जो भी प्रेजेंट है उसका 2/3, ठीक है, तो ये भी चाहिए, जो भी मतलब उसमें प्रेजेंट थे जिस दिन मीटिंग हुआ था उस दिन जो भी प्रेजेंट है उसका 2/3 प्लस वन, ठीक, तो इससे क्या है, स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। और प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ, प्रेसिडेंट रूल के 2 मंथ लगता है, 2 मंथ, उसके बोथ हाउस लोकसभा राज्यसभा, सिंपल मेजोरिटी टोटल 2+1 सिंपल मेजोरिटी, यहाँ पे अप्रूवल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए दोनों हाउस के अप्रूवल के लिए। और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, विदिन 2 मंथ, 2 महीना लगता है, 2 मंथ बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी है मतलब टोटल टोटल का
हाफ प्लस वन सिंपल मेजोरिटी से रोल में जाता है। उसके बाद और क्या है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कितना दिनों तक लगा सकते हैं इंडेफिनेटली, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम नहीं है। इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली, डेफिनेटली सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ में, एवरी 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, और कोई फिक्स नहीं होता है। इंडेफिनेटली मैक्सिमम 3 ईयर, प्रेसिडेंट रूल जो है मैक्सिमम 3 ईयर्स होता है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, क्योंकि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट्री एवरी 6 मंथ में। एवरी 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल रख सकता है। once approved by both the houses of parliament, लोकसभा राज्यसभा से अप्रूव होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूस इंडेफिनिटली टिल इट इज रिवोक्ड। जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हटाया जाता तब तक यहाँ पे पार्लियामेंट दोनों हाउस अप्रूवल तब कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यू मतलब चलते रहता है, इंडेफिनेटली है कभी भी, तब तो चलते रहेगा। उसके बाद मतलब जब तक यहाँ पे मतलब हटाया ना जाए तब तक चलते रहता है। उसके बाद यहाँ पे रिवोकेशन कैसे हटाते हैं, जो इसमें नेशनल इमरजेंसी लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा, और मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा, तो उसको हटाते कैसे हैं इसके बारे में। कि उसको हटाते कैसे उसके बारे में है। उसका रिवोकेशन कैसे रिवोक किया जाता है, हटाया कैसे जाता है। नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए कैन बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कभी भी हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। एनी टाइम, एनी टाइम बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब बाय प्रेसिडेंट। The president must revoke by proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving its continuation. Again, this safeguard was introduced by 44 Amendment Act of 1978, simple majority. Hmm. It can be revoked by president के द्वारा कभी भी यहाँ पे हटाया जा सकता है। उसके बाद द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासेस, ये लोकसभा passes a resolution disapproving its continuation again. This safeguard was introduced by 44th अमेंडमेंट से बताया कि जो लोकसभा डिजोल्यूशन हो रहा है तो 1 महीने का और टाइम दिया जाता है जब तक नया लोकसभा फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से हम लोग हटा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी मतलब टोटल का 2/+1। ये इसका रियोग का कैन, प्रेसिडेंट रूल कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट अप्रूवल, ये पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगता है, नो पार्लियामेंट की अप्रूवल। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट। Such a proclamation does not require the parliamentary, no parliamentary approval, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगता है, क्योंकि इस तरह से 50 साल हो गया है नेशनल इमरजेंसी को पूरा हुए। इसलिए यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर में देख रहे हैं। इसका जुडिशियल रिव्यू भी होता है, उस पर नेशनल इमरजेंसी के लिए जो जुडिशियल रिव्यू होता है, द प्रोक्लेमेशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू स्पेशली ऑन वेदर द ग्राउंड्स आर वैलिड। उसके बाद मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है, जुडिशियल रिव्यू कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द इम्पोजिशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्यूर। जुडिशियल रिव्यू उसका फाइनेंशियल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, अप्लाइज टू इंश्योर द प्रोक्लेमेशन इज बेस्ड ऑन वैलिड ग्राउंड्स। हिस्टोरिकल यूसेज है नेशनल इमरजेंसी के लिए, डिक्लेयर 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स यहाँ पे, 3 टाइम को कर चुके हैं, 3 टाइम्स को डिक्लेयर, थ्री थ्री टाइम्स। 1962 नेशनल इमरजेंसी 1962 लगाया था, इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के वॉर के टाइम। इंडिया
चाइना वॉर, ये चाइना वॉर में। उसके बाद 1971 में इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान वॉर। इन 1975 इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी इंटरनल इमरजेंसी हुआ था, उसकी वजह से 1975 में था। इसी का 50 साल पूरा हुआ है। उसके बाद अभी जो प्रेसिडेंट रूल है वो फ्रिक्वेंटली होता है, कभी भी जरूरत की हिसाब से फ्रिक्वेंटली यूज होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द 1970s एंड 1980s। फॉर इंस्टेंस इम्पोज इन पंजाब 1987 1992, पंजाब में सबसे पहले हुआ था। नेवर इम्पोज इन इंडिया सो था। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नेवर, अभी तक इम्पोज नहीं हुआ है, ये तो अच्छी बात है। तो इस टाइप से हम लोग, यहाँ पे जो इमरजेंसी लगा था 1975 में, उसका 50 साल हो गया है, तो इसलिए करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 50 साल पूरा हो गया है, तो इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है उससे। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है, अब यहाँ पे लद्दाख डिमांड फॉर स्टेट रूल इन 6 शेड्यूल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और न्यूज आया है यहाँ पे, कि इसके बारे में, लद्दाख के बारे में। लद्दाख, लद्दाख डिमांड कर रहा है, डिमांड फॉर स्टेट फूड। जो लद्दाख है ना, अभी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को डिवीजन करके, क्या डिमांड कर रहा है फॉर स्टेट फूड, स्टेट फूड एंड 6th शेड्यूल। के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन के आया है। लद्दाख डिमांड फॉर स्टेट फूड, राज्य बनने के लिए से 6वां शेड्यूल। ठीक है, जो 6वां शेड्यूल है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। सिक्स शेड्यूल, ठीक, तो इसमें क्या, रिसेंटली प्रोटेस्ट इन लद्दाख हैव इंटेंसिफाइड, मतलब अभी प्रोटेस्ट हुआ है कुछ लद्दाख में। डिमोन्स्ट्रेटर डिमांडिंग, जो डिमोन्स्ट्रेटर हैं जिन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया है, वो डिमांडिंग स्टेटहुड एंड इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है, उसके का यूज करके यहाँ पे स्टेटहुड मतलब राज्य बनने के लिए यहाँ पे हो रहा है, डिमांड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। इस टाइप से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इस टाइप से इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सही लद्दाख, इसका पिक्चर है, लेह है। जम्मू कश्मीर पे यहाँ पे श्रीनगर है। तो यहाँ पे लद्दाख लद्दाख डिमांड फॉर स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल, लद्दाख हिल काउंसिल, दो चीज यहाँ पे आता है, बेसिस इन नेचर। यहाँ पे 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल लद्दाख, लद्दाख हिल काउंसिल, लद्दाख हिल काउंसिल है, उनके बारे में दिया है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल आर्टिकल यहाँ पे 6 6th शेड्यूल में है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है 6th शेड्यूल आर्टिकल, ये आर्टिकल 244/2 बोलता है। और जो लद्दाख हिल काउंसिल है स्टेटरी है। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल है, लद्दाख हिल काउंसिल जो है वो स्टेटरी है। स्टे
स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी है जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1995, इंडियन टेरिटरी लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1995 एंड इंडियन टेरिटरी लद्दाख एक्ट इस तरह से है। और एरियास एंड कंपोजिशन है जो सिक्स शेड्यूल है, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसमें असम है, मेघालय है, और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में 30 मेंबर, 26 इलेक्टेड, उसमें 30 मेंबर है, 20 उसमें 30 मेंबर, उसमें 26 इलेक्टेड है, एंड चार जो नॉमिनी है, ठीक इस तरह से चार नॉमिनेटेड है, और 26 इलेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्स शेड्यूल जो होता है उसमें फॉलो होता है। चार राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसमें 30 मेंबर हैं, 26 सिलेक्टेड हैं, चार नंबर हैं। उसके बाद जो लद्दाख की काउंसिल है, ले 1995, कारगिल 2003, 30 मेंबर, 26 इलेक्टेड, फोर नॉमिनेटेड बाई यूनियन टेरिटरी एडमिन। फिर उसके बाद यहाँ पे पावर है लेजिस्लेटिव, मतलब सिक्स शेड्यूल में लेजिस्लेटिव पावर है, लैंड, फॉरेस्ट, कस्टम, जुडिशियल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक्सेशन, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल। फोकस एंड कंट्रोल, प्रोटेक्ट tribal identity and self-government under state government, local development and planning under union territory lieutenant governor, local development and planning होता है अंडर यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। प्रोटेक्ट ट्राइबल आइडेंटिटी सेल्फ गवर्नर अंडर स्टेट गवर्नर, इसमें स्टेट गवर्नर होता है। लद्दाख डिमांड फॉर स्टेट, ये शेड्यूल एरिया है, जो फिफ्थ शेड्यूल है यहाँ पे, ठीक है, चलो देखते हैं। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया है, ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया इन ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया इन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ट्राइबल एडवाइजरी, जब फिफ्थ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी होता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, क्रिएशन बाय द प्रेसिडेंट, इसको बाय प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, बाय प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज एरिया अंडर अल्टर बाउंड्रीज इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, गवर्नर के कंसल्टेशन से छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, प्रेसिडेंट पावर होता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिसाब से होता है। सोर्सेज ऑफ पावर डिराइव फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव जो मिले हैं उनके द्वारा डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल एरिया, फिफ्थ शेड्यूल एरिया लिमिटेड पावर है, मोस्टली एक्सिक्यूटिव नेचर, नो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर। सिक्स शेड्यूल में एक्सटेंसिव पावर होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल होता है। मिनिमम फिफ्थ में मिनिमम पावर delegated decided by the state government extend to schedule area, no power, no that taxes are mobilized, no provision for grant in it। सिक्स में होता है broad power delegated in long list of term, limited to some extent in travel areas, can levy and collect the land revenue and the taxes and necessary resources। तो उसके बाद यहाँ पे एक और है इथोसिया के बारे में है, इथोसिया। Tunisia, the Karnataka Health Department has issued an order to implement the Supreme Court ruling allowing terminally ill patient to die with dignity. About C. Tunisia process involves withdrawing life support or treatment essential to keeping a terminally ill person alive. Terminally ill patient eligibility, patient with no hope or recovery or in persistent vegetative state is applicable when the patient no longer benefit from life-sustaining treatment, Ethiopia, common cause versus Immunopedia। ठीक है, तो 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू डाई विद डिग्निटी
fundamental right under Article 21. The judgment lies passive euthanasia and the execution of uh, living wills under a strict guideline. Living will, an individual right to execute advanced medical corrective which an assertion of the right to bodily integrity and self-determination and does not depend or any recognition or legislation by state. इस टाइप से यहाँ पे लिथेंसिया के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। इस कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया से है, 5 जज बेंच है। ये कर्नाटका से रिलेटेड है, हेल्थ डिपार्टमेंट कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है, यू कैम एशिया, ये कर्नाटका कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट का है। In order to implement the Supreme Court ruling allowing the terminally ill patient to die with dignity, ठीक है, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रूल दिया है कि जो टर्मिनली इल पेशेंट हैं, बीमार हैं, वो डाई विथ डिग्निटी, वो मर सकते हैं, ठीक है, वो पेशी यूथनेसिया। उसके बाद जो दिया है कॉमन कॉज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में हुआ था, 5 जज बेंच बैठा था आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। लिविंग विल होता है इंडिविजुअल राइट टू एग्जीक्यूट एडवोकेट मेडिकल डायरेक्टिव। ये उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो होता है वो है 15th जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15 CP राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इलेक्शन 2025 में हुआ था। securing 452 वोट अगेंस्ट ऑपोजिशन नॉमिनी श्री बी सुदर्शन रिसीव 300 वोट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अवार्ड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट टू प्रोवाइड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 360 363 बोलता है, आर्टिकल 63 61 नंबर का आर्टिकल को बोलता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा भारत का, ठीक है, उसका ऑफिस होगा। और पोजीशन पोजीशन होल्ड द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द आफ्टर द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। उसके बाद एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 64 भी है। ये इसका मतलब चेयरमैन होता है राज्यसभा का, चेयरमैन राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, आर्टिकल 64। प्रिसाइड ओवर राज्यसभा प्रोसीडिंग विद पावर सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर लोकसभा का स्पीकर के जैसा वाइस प्रेसिडेंट भी रहता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट वेन, ठीक है, मतलब अगर वो प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे एक्टिंग करेगा, अगर यदि द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू रिजाइनेशन, अगर रिजाइनेशन हो गया, राष्ट्रपति रिजाइनेशन दे दिया है, अगर इम्पीचमेंट है, डेथ हो गया, मर गया, एनी अदर रीजन फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए यहाँ क्या है, 6 मास के लिए प्रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है, अंडर न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक। The president is temporarily unable to discharge duty due to absence of that person. During this period, the vice president does not act as chairman of Rajya Sabha. अगर वो मतलब अगर वो क्या है प्रेसिडेंट बन रहा है तो उस केस में चेयरमैन राज्यसभा का ड्यूटी नहीं करेगा, उसके ड्यूटी डिप्यूटी चेयरमैन उसका करेगा, ठीक है। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रिसीव द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी और अलाउंस प्रेसिडेंट जैसा मिलेगा, नॉट दोज इन द राज्यसभा चेयरमैन, ठीक, तो मतलब अगर वो प्रेसिडेंट का ड्यूटी कर रहा है तो प्रेसिडेंट का सैलरी मिलेगा। सक्सेशन इन राज्यसभा, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिजाइनेशन, रिमूवल और डेथ ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई परफॉर्म द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी of his fall vacant, तो अबाउट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उसका इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है वो उसका आर्टिकल 68 बोलता है इलेक्शन, इसका इलेक्शन के बारे में, ठीक, the election to fill a vacancy expiry of the vice president term must be completed before incumbent demits of his eligibility candidate, आर्टिकल 66, आर्टिकल 60 उसका एलिजिबिलिटी बना बताता है, एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट हैव कंप्लीट 35 ईयर ऑफ एज,
must be qualified for election as a member of Rajya Sabha, must not hold any office of profit under the government of India, state government or any local or other authority. ठीक, तो मेथड ऑफ इलेक्शन, उसका मेथड क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, वो इनडायरेक्टली होता है। द इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, ठीक है, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, लोकसभा दोनों, बोथ बोथ हाउस, लोकसभा राज्यसभा का इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों यहाँ पे होते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कराता है। आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 324 with the president and vice president election act 1952 and the rule 1934 nomination require 20 proposer and 20 seconder from the electoral college। 20 proposer चाहिए, 20 seconder चाहिए। the security deposit of 15,000, 15,000 and the certificate copy of the electoral roll entry are mandatory। 15,000 का वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। voting system article 66, voting is by secret ballot in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। Election disputes, all doubts and disputes relating to the vice president election are decided by the Supreme Court and its decision is final। For the term of office of the president, उसका कितना टर्म होता है ऑफिस? 5 साल होता है, 5 ईयर। होल्ड ऑफिस 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्ज। रिजाइन एट एनी टाइम, कभी भी वो रिजाइन दे सकता है बाय एड्रेसिंग द रिजाइनेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कभी भी रिजाइनेशन दे सकता है, रिजाइन कभी भी रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को अप्रूवल से। कैन बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय द राज्यसभा, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से एग्री होना चाहिए और इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में। नो इम्पीचमेंट process is required and no ground for removal are specified in the constitution। The removal process can be initiated only in the Rajya Sabha। राज्य सभा में उसका इनिशिएट होता है। मिनिमम ऑफ 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर मूविंग द रिजोल्यूशन इन राज्यसभा। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। कंटिन्यूटी, ही और सी कैन रिमेन इन ऑफिस बियॉन्ड द 5-year टर्म अंटिल द सक्सेसर अज्यूम चार्ज, ठीक है, दूसरा अगर कोई नियुक्त नहीं हो जाता तब तक उसमें चार्ज लेना पड़ेगा। रिलेक्शन, एलिजिबल फॉर इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, रिलेक्शन के लिए भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स है, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200, करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ the Supreme Court ruled that Article 200 of the Constitution expects the governor to inform the state government of the reason for the holding assent to a bill। Our governor power regarding bills, Article 200 give assent, the governor can approve the bill making it a law। Without assent, the governor can refuse to approve the bill, effectively rejecting it। Written for reconsideration, the governor can send the bill back to the legislature with suggested modification। Article 200 exception है, cannot return money bill to the legislature, we process the bill without changes the governor is obliged to use and refer to the president। The governor can forward the bill to the president for further consideration। No pocket veto, नो पॉकेट veto होता है। Unlike the president, there is no constitutional provision that allows the governor to keep the bill pending forever, ठीक है, तो उसके पास पॉकेट veto नहीं होता है। उसके बाद एंटी डिफिकेशन लॉ, इसके बारे में समझना है। एंटी डिफिकेशन लॉ मतलब दल बदल जो होता है, मतलब जो पार्टी चेंज करती है उसके बारे में है। 7 एक्स ऑफ, अभी आम आदमी पार्टी जो है उसमें चेंज हुए हैं। 7 एक्स ऑफ आम आदमी पार्टी से फॉर्मली ज्वाइन बीजेपी। आम आम आदमी पार्टी उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है ना, तो पार्टी का चेंज हो जाता है, चेंज करते हैं पार्टी, उसी को यहाँ पे एंटी डिफिकेशन लॉ बोलते हैं। तो आप 7 आम आदमी पार्टी MPs फॉर्मली ज्वाइन बीजेपी थ्रू प्रोविजन ऑफ एंटी डिफिकेशन लॉ। अबाउट एंटी डिफिकेशन लॉ, ठीक, तो जो एंटी डिफिकेशन लॉ है उसमें क्या क्या है, उसमें प्रोविजन देखते हैं। 52 जो क्या है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके बारे में बात हुई है। 10th शेड्यूल में आता है, 10वां अनुसूची में, क्योंकि
It aims to prevent political instability by disqualifying legislator who defect from the party in the 91st Amendment Act 2003 remove provision allowing exemption in case of grounds for disqualification. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए चाहे वॉलंटरली गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप, वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्टली विदाउट prior approval, independent joining party post election, nominated members joining party after 6 months for violating party discipline. Identification law, it involves engaging in activity that go against the interest or principle of their political party. This could include publicly criticizing the party, working against its objective, or engaging in anti-party activities. Exception है mergers with 2/3 member approval, deciding officer quitting or joining their party post tenure. The member disqualified under the anti-defamation law can stand for election from any political party for seat in the same house. एंटी-डिफिकेशन लॉ है, उसका नॉलेज गेट पावर ऑफ स्पीकर अंडर एंटी-डिफिकेशन लॉ. द स्पीकर लोकसभा का स्पीकर, द चेयरपर्सन राज्यसभा डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस. नो फिक्स टाइमलाइन फॉर डिसाइडिंग डिफिकेशन केसेस. सुप्रीम कोर्ट इन Kyoto हम Jajiru 1993 held that the speaker decision are subject to judicial review. The speaker can frame rules for anti-defamation law implemented subject to home approval. Anti-defamation law, रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन एंटी-डिफिकेशन लॉ. जो एंटी-डिफिकेशन लॉ है उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल हो देखते हैं. जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू द स्पीकर डिसीजन इफ फाउंड टू बी नोटिफाइड और परवर्स. सुप्रीम कोर्ट इन केसम मेघचंद्र सिंह एंड स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली 2020 rule that the speaker should decide disqualification cases in 3. The Supreme Court recommend replacing the speaker with an independent tribunal for unbiased decision. डिप्टी स्पीकर, जो यहाँ पे डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर वर्सेस डिप्टी स्पीकर, इसको देखते हैं. स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर. लोकसभा है ना, उसमें स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होगा. इस दोनों के बारे में यहाँ पे इलेक्शन जैसे हुआ था, अभी डिप्टी स्पीकर बने ना, जो हरिवंश राय है उसको दोबारा बना गया. तो स्पीकर का इलेक्शन होता है बाय लोकसभा मेंबर सून आफ्टर फर्स्ट मीटिंग. पहला मीटिंग होने के बाद, फर्स्ट मीटिंग के बाद स्पीकर का यहाँ पे इलेक्शन होता है. इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर आफ्टर इलेक्शन ऑफ स्पीकर. स्पीकर का इलेक्शन होने के बाद, स्पीकर का इलेक्शन के बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है. प्रिसाइडिंग रूल है, रेगुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा. स्पीकर होता है वो रेगुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. डिसाइड ओनली इन एब्सेंस और वैकेंसी ऑफ स्पीकर. अब ये प्रिसाइड करेगा डिप्टी स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है, एब्सेंस है, उसके में डिप्टी स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है. पावर व्हेन प्रिसाइडिंग, फुल पावर, रेगुलेट डिबेट्स, इन्फोर्स डिसिप्लिन, सर्टिफाई अपील. उसके बाद डिप्टी स्पीकर का क्या है, एक्सरसाइज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग. सेम पावर होता है. पार्टिसिपेशन इन डिबेट, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट और वोट सेव टू ब्रेक अ टाई. ठीक, अगर टाई हो गया उस केस में जो ये स्पीकर है वो वोट कर सकता है. ठीक, कैन पार्टिसिपेट एंड वोट एज अ नॉर्मल मेंबर व्हेन नॉट प्रिसाइडिंग. अगर नॉट प्रिसाइडिंग नहीं कर रहा है तो नॉर्मल मेंबर का वोट कर सकता है. डिप्टी स्पीकर, उसका रिमूवल जो है, डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रिमूवल कैसे करना है. स्पीकर रिमूव बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर. 14 days नोटिस पीरियड, 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है. सेम रिमूवल प्रोसेस स्पीकर जैसे इसको 14 दिन का नोटिस दिया गया. यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजोरिटी के साथ. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी हायर 6th पोजीशन अलॉन्ग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. 6th पोजीशन होता है. लोअर 10th पोजीशन अलॉन्ग विद द डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ठीक है, ऐसा वहाँ पे व्हीप सिस्टम नेक्स्ट हमारे पास आया है. व्हीप सिस्टम है. फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली criticized the use of party whips. They restrict MPs' freedom of expression by enforcing a party line. About whip is written instruction issued by party member directing them how to vote on specific issues. The term originates from the hunting
Guild of England, where Cooper in was responsible for keeping pounds in line. In politics, the term was popularized by Anglo-Irish politician Edmund Burke, who used it metaphorically to describe efforts together party members for voting whip system. Types of whip. One line whip inform party member about an upcoming vote. They can abstain from voting if they choose not to follow the party line. It is underlined. Once two-line whip mandate party members should be present during the vote, but does not specify how they should vote. Three-line whip, the strictest form issued for legal vote example, no confidence motion. Member must be present and vote as for the party line. It is underlined three times. Violation of the three-line whip. Party leader can recommend the members disqualification to the presiding officer if they deputy the whip system knowledge and constitutional status of whip system in India. The office is neither mentioned in the Constitution of India, the rules of procedure of the House nor in any parliamentary statute. The whip system is still based on the convention of parliamentary government. ठीक है, केरला में अभी इसे अभी एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, नेम चेंज हुआ है। ठीक है, केरल केरल का जो है, केरल का नाम बदल के केरलम बन गया है, तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो ये इसका द यूनियन कैबिनेट अप्रूव अ प्रपोजल टू alter the name of the state of Kerala to Kerala. Nor on following cabinet approval, the president will require the Kerala alteration of name. Bill 2026 to Kerala Legislative Assembly for is required under Article 3. Article 3 के बेस में होता है आर्टिकल 3 of the Constitution. Background है, the Kerala Legislative Assembly passed the unanimous resolution on June 24 2024 किया गया था, seeking to change the state name from Kerala to Kerala. The procedure will renaming a state. ठीक है, नाम बदलना है, उसके लिए प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस डन अंडर आर्टिकल 3 से किया जाता है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट needed. State proposal initiated by state legislative में यहाँ पे स्टार्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 6 NOC, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स NOC मांगता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। रेलवे IB पोस्ट सर्वे राज्य केरला पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। बिल इंट्रोड्यूस इन पास बाय सिंपल मेजोरिटी चाहिए in Parliament of India. The final name change come into effect after official notification. National administrative need. Urbanization on new governance unit India plus 416 million. Urban population by 250. Commemoration honoring leaders cultural icon. Linguistic regionality for better political million. Reframing history and other. Kerala, Article 3 of the Constitution. Formation of new state in alteration of areas. Article 3 बोलता है boundaries are names of existing state parliament में by law from a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state part of state or by uniting any territory to a part of any state. Increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state. ठीक है, ये उसके बाद पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स आया है। तो यहाँ पे क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पंचायत से है, उसका एडवांसमेंट इंडेक्स है पोर्टल। आज की जांच किया गया और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स डिजाइन टू असेस द होलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कोलैबोरेशन विद नीति आयोग, MOSPI, agency, UNICEF, FPA, and various NGOs. Sustainable development goal alignment closely aligned with the localization of sustainable development goal. In the first of its kind data-driven initiative evaluating and accelerating development across greater than 2.5 lakh gram panchayat in India. Performance category based on their
पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के स्कोर पंचायत आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरी, 5 कैटेगरी में अचीवर स्कोर, इसको 5 कैटेगरी में किया गया है। 5 कैटेगरी में एक तो अचीवर स्कोर 90 एंड अबव, ग्रेटर देन 90। उसके बाद फ्रंट रनर स्कोर 75 टू बिलो 90, 75 less than 90 and greater than 75, less than 90. Performer for 62 below 75, less than 75, greater than 60. Aspirant score 40, below 60, greater than 40. बिगिनर स्कोर बिलो 40, 40 से कम जो है वो बिगिनर में आते हैं। और स्टेट वाइज परफॉर्मेंस, while no inter-state comparison has been made yet, several state emerge as leader. Gujarat 346 front runner, 13,781 performers. Telangana 270 front runner, 10,099 performers. Maharashtra 12,244 performers. Uttar Pradesh 7,912 performers. Uttar Pradesh 6,593 performers. State like Bihar, Chhattisgarh and Andhra Pradesh have a high proportion of aspirant panchayat, including indicating the need for targeted development effort. 53rd Justice of India, ठीक है। तो इसके बाद जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, सूर्यकांत, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हैज बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है। अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीगल फ्रेमवर्क फाउंड बाय द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर will evolve to consultation between the judiciary and the executive. Process is about month before retirement. The law institutes the outgoing Chief Justice of India recommendation. By convention, the senior most Supreme Court judge is recommended as the Chief Justice of India. The senior most Supreme Court judge is recommended as Chief Justice. The Prime Minister advises the President who appoints the Chief Justice of India under Article 124. आर्टिकल 124 को प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, फिर वो क्या करते हैं, बनाते हैं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर द ओथ अंडर आर्टिकल, ओथ बनाता है 124 ओथ, प्रेसिडेंट का आता है ओथ 124 पे। सीनियरिटी बेस्ड अपॉइंटमेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंट कंटिन्यूटी। कलेजियम रिकमेंडेशन, आर्टिकल 124 2 जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट on the advice of the collegium. Article 3 in the for senior most judges. The collegium system has evolved through the 3 judges is 1991, 1993 and 1990 eligibility. A person must be citizen of India and have been High Court judge for at least 5 years. High Court का जज होना चाहिए और at least High Court advocate वकील for at least 10 years or distinguished jurist in the opinion of the president. Hold office until 65 years of age, 65 साल तक हो सकता है। A person who has been judge of the Supreme Court debarred from practicing any court of law or before any other authority in India. स्पेशल इंटरेस्ट रीजन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक वन क्या है, IR, बात करेंट अगर में स्पेशल इंटरेस्ट रीजन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has launched a special intensive region electoral roll in Bihar ahead of the November, बिहार से चालू किया था नवंबर 2025 के लिए इलेक्शन के लिए असेंबली पोस्ट में। the special interest region in Bihar is a state-wide house-to-house verification in the region of the electoral roll, aim to update the voter list by including eligible voter and removing ineligible or non-citizen entry. Otherwise, Election Commission in under section 21(2)(b) and 21(3) of the Constitution of the Elector RPI 1950, date of Election Commission order 24 June 2025, 24 जून 2025 क्वालिफाइंग डेट में सर 1 जुलाई 2025। स्पेशल इंटरेस्ट आर्टिकल 324 ग्रांट्स ECI द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल और इलेक्शन कार्ड रिजर्वायर ऑफ पावर बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 326 प्रोवाइड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एवरी सिटीजन एज 18 प्लस 10 unless it is qualified. Article 326
legal frame of representation of the people act appear 1950 section 16 disqualify non-citizen and mentally unsound person. Section 19 RPA 1950 outlines the condition of registration as an elector voter in an electoral roll requires age 18 plus and ordinary resident. Section 20 defines Election Commission of India इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सबके लिए इलेक्शन कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में 65 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है CIC। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 25 एलिजिबिलिटी टर्म ऑफ पीरियड ऑफ 3 ईयर sustainable harnessing and advance of nuclear energy for transforming India शांति एक्ट 2025 पास हुआ है। President gave assent to Shanti bill that seeks to open the highly restricted nuclear power sector to private company and restructure India's nuclear governance. Was Shanti Act 2025 sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Shanti Act 2025 लोकसभा 15 दिसंबर 2025 इंट्रोड्यूस किया मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर प्रिवेंशन एक्ट 2010 सस्टेनेबल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये भी इम्पोर्टेंट है। VVG राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025, इसमें क्या है 100 डेज से 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। मनरेगा कोटा के for largest employment guarantee program providing at least 100 days, लेकिन अब launch enacted 2005 operational from 2 फरवरी 2006 भारत funding is 100% on unskilled labor, 25% material cost, 25% about the ठीक अब जो नया आया है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2021 है 2025, उसमें उसको हटा दिया है क्योंकि विकसित भारत 2027 अपना पूरा करेगा। मैं अब 100 डेज 125 दिन का 125 दिन का वेज मिलेगा। मैंडेटरी वर्क 60 दिन, नो वर्क विंडो ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चर, जब वहाँ पे एग्रीकल्चर सीजन है उसमें 60 दिन का पीक वर्क नो वर्क रहेगा। वीकली वेज पेमेंट वीकली और विद इन 15 डेज। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बी पेबल आफ्टर 15 डेज इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, स्टेट लायबिलिटी allocation model, the demand labor budget is replaced by normative demand central government। मनरेगा क्या है? जुडिशियल लीगल इंटरवेंशनल VVG राम जी जो है कंडीशनल है, गारंटीड सर्विस है। पहले 100 डेज पर हाउस होल्ड पर ईयर, अब 125 डेज पर हाउस होल्ड पर ईयर स्टेट्यूटरी। पहले 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का था, अब से 60-40 होगा सेंट्रल स्टेट, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन स्टेट, 100% फॉर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेशन। उसको बजटिंग मॉडल डिमांड था, नॉर्मेटिव एप्लीकेशन है, नॉन वर्क इंटरप्शन नॉन अप टू 60 दिन का ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चर, जब एग्रीकल्चर का जॉब है उस समय नहीं होगा। बेसिक आधार DBT फॉर वेज ट्रांसफर, एंट्री बायोमेट्रिक्स GIS AI फॉर प्लानिंग एजुकेशन एंड ऑडिट। तो इस टाइप से हम लोग क्वालिटी का जो करंट अफेयर्स है खत्म कर चुके हैं। ठीक, तो आई होप यू एंजॉयड माय सेशन एंड नाउ आई एंड so I hope you are happy with my session. Now I'll end my session. Thank you guys for being here. Bye. Have a nice